क्लास 10th और 12th की बोर्ड की सीरीज में आपका स्वागत है। हम मैथमेटिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, बोर्ड के पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है। इससे पहले की एक वीडियो में आपने देखा किस तरह से जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया क्लास 12th के लिए। इसी तरह से हम क्लास 10th का भी डिस्कशन करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की जो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बोर्ड का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चंस हमको समझने में मदद करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम ये पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस पूरे पेपर को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपका वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सीबीएसई बोर्ड 2025 का एक पेपर है। एक सेट है 6511 और ये क्वेश्चन पेपर में जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि टोटल 38 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और ये 38 क्वेश्चंस के बारे में ही आपको इसमें बताया गया। 38 क्वेश्चंस हैं जिसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि सेक्शन ए है उसमें आपके पास 18 एमसीक्यूज प्लस 2 क्वेश्चंस ये असर्शन एंड रीजनिंग के आएंगे। इसके बाद सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स का सेक्शन है, सेक्शन बी, यहाँ पर हमको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे, यानी ये 10 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करता है। पहला सेक्शन 20 मार्क्स का, दूसरा 10 मार्क्स का। इसी तरह से जो सेक्शन सी है वो 6 क्वेश्चंस इसमें होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे और 18 मार्क्स का टोटल ये कवर करता है। और सेक्शन डी जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच, यानी 20 मार्क्स का कंट्रीब्यूट करता है। और फाइनली जो सेक्शन ई होता है हमारे पेपर में वो केस बेस्ड क्वेश्चंस का होता है। सीबी क्यू क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 क्वेश्चंस होते हैं और ये 4 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करता है। इस तरह से ये 12 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है। तो ये इसी का ये इसी पैटर्न पे ये पेपर है। 2025 में भी इसी पैटर्न पे आया है और 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसी पैटर्न से क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। इंटरनल चॉइसेस रहेंगी, सेक्शन बी में 2, सेक्शन सी में 3, सेक्शन डी में 2 और सेक्शन ई के जो सब पार्ट्स हैं तो उनमें कुछ ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं इस पेपर में। तो ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो इसका जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, तो ये सारी डिटेल मैंने आपसे डिस्कस की है। तो सेक्शन ए के हम क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, ये कहता है कि इफ़ ए इज़ -1 0, एक आपको मैट्रिक्स दे दी है 3/3 की। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करते हुए चलेंगे किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन के पीछे रहेगा। -1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये एक 3/3 का हमें मैट्रिक्स दे दिया है और पूछा है कि इसका ए इनवर्स निकाल कर बताइए। वैसे देखें तो ए इनवर्स निकालने का जो हमारा मेथड है वो काफ़ी लंबा है। उसमें हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर एडजॉइंट निकालते हैं और फिर ए इनवर्स निकालते हैं जो कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अगर आप एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में इतना करने जाएं बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो ध्यान रखना है कि इसका इन्वर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? इसका इन्वर्स लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनके रेसिप्रोकल्स लिख लेने हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है कि आप देख रहे होंगे कि ये -1 है तो 1/-1 ये -1 ही रहेगा। इस दूसरे वाले बाकी एलिमेंट तो 0 है तो उनको 0 ही लिख देते हैं, ये 0 है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है 1, इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही है, यहाँ 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है तो इसका भी रेसिप्रोकल 1 है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये
सेम मैट्रिक्स आ रही है तो इसका इन्वर्स जो है ये यही है। तो क्या याद रखना है कि जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमें क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एलिमेंट लिख देने हैं और सीधा आपको इन्वर्स मिल जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स के हमको रेसिप्रोकल्स लिख लेने हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही दिख रहा है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके के मेथड से प्रोसेस से जाएंगे तो ये लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक वेक्टर है ए हमारे पास में। तो ये जब वेक्टर आप देखेंगे तो ये दिया हुआ हमको, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। सो वेक्टर ए जो है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और एक और वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप। तो ये जो दो वेक्टर हैं इनको देख करके आपको बताना है कि पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या b इज ग्रेटर देन a है मैग्नीट्यूड वैल्यूज, और a और b इक्वल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल के लिए हमें जो रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज दोनों वेक्टर्स के, वो एक प्रोपोर्शन में होने चाहिए। लाइक कि अगर हम ये 3 देखें, इसका 1 और इसका देखें 2 और ये -1 और इसका -1 और 1, तो ये तो सेम आते नहीं है, तो ये पैरेलल होने को तो है नहीं। और अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर्स तो फिर क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ए डॉट बी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो 3 2 और यहाँ पे है और -1 है, तो -2 and -1, yes it is 0, so it means a is perpendicular to b होगा। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। इस तरह से आपको चेक करना है। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे, वो इक्वल नहीं है तो ऑफकोर्स हमें एक ऑप्शन मिल गया, तो बाकी पर हमें जाने की जरूरत है नहीं। तो आपको देखना भी है कि कौन सा ऑप्शन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इसको देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन है, -1 से 1 की लिमिट है, और यहाँ पे मॉडुलस x है और x है dx। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होनी चाहिए। x इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि डिफाइन तब होगा। तो अब यहाँ पे देखें तो इस पे हमें जो एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो अप्लाई करनी है। वो होती है a टू b fx dx, को हम लिख सकते हैं a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। इस तरह से हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं, स्पेशली मॉडुलस फंक्शंस में। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन को अगर आप देखेंगे, ये नेगेटिव ऑफ x होगा व्हेन x इज लेस देन 0, पॉजिटिव x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आपका ये लिमिट ब्रेक हो जाएगी। एक हो जाएगी -1 से 0, उसमें ये -x/x हो जाएगा, प्लस फिर ये हो जाएगी 0 से 1, ये प्लस x/x हो जाएगा dx। इस तरह से अगर आप इसे देखेंगे तो -1 से 0 ये -1 है, -1 dx, एंड प्लस ये इंटीग्रेशन 0 से 1 है 1 dx। और इसे आप अगर थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमारा -1 है, तो यहाँ पर -x आ जाएगा, जो कि लिमिट है -1 से 0, और ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, जो कि 0 से 1 लिमिट है। और अगर आप अप्लाई करेंगे लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 डालेंगे, माइनस -1 डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे माइनस आपका प्लस है, पहले आपने 0 डाला, माइनस -1 लिखा, तो ये आपका यहाँ पर आ गया, ये +1 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आपका 1 - 0 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा।
इसको देख लेते हैं, इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। इसमें ये देखिए, यहाँ पे ये जब भी आप इस तरह से मॉड्यूलस अलग करेंगे तो इसमें आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये अप्लाई करना है। ये -1 आ चुका है यहाँ पे, और उसका ये -x हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x है, तो -x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 0 पहले डालेंगे, माइनस, फिर आप -1 डालेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, यस यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से भी है, तो ये प्लस हो जाना है, तो ये माइनस माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका 0 होगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होमोजीनियस का है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन की जो पहचान है वो सिंपल है कि अगर आप देखें फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो इसमें इस टर्म की डिग्री 2 है और इस टर्म की डिग्री 1 1 2 है, तो ये तो होमोजीनियस है, दिस इज होमोजीनियस। x माइनस 3y बी ऑप्शन को देखेंगे, तो इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 है, ये भी होमोजीनियस है। सी ऑप्शन को देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर y बाई एक्स है और प्लस y बाई एक्स है, तो इसमें भी आपको देखें तो डिग्री, यानी हमारे पास सिंपल रूल होता है जो होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने का होता है। अगर हम एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई करें, तो ये लेमडा रेज टू द पावर n एफ एक्स वाई आ जाना चाहिए, ऐसा फंक्शन बन जाना चाहिए। तो ये आप देखेंगे तो केवल इस वाले में डी ऑप्शन में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब में हम अगर ये अप्लाई करेंगे तो हमारा ये, तो दो तरीके की चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं इस तरह से, या आप सिंपल डिग्री चेक करके भी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन। तो इसमें हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें अगर हम x की जगह लेमडा एक्स लिख देंगे, 10x है, देखिए 10x है और माइनस सेक वाई है, तो अगर हम इसको 10 लेमडा एक्स लिखते हैं और माइनस सेक लेमडा वाई लिखते हैं, तो इस लेमडा को हम बाहर नहीं निकाल सकते, यानी इसको हम लेमडा की पावर n टाइप ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए ये ही इसमें होमोजीनियस नहीं है, तो नॉट होमोजीनियस पूछा है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप में को साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझना है जो भी क्वेश्चन हमारे सामने। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एफ एक्स, तो आपका जो फंक्शन है यहाँ पे वो है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अगर इस फंक्शन को देखेंगे ध्यान से, तो ये मॉडुलस फंक्शन है, दो अलग अलग मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है, वो ध्यान में रखनी है। अगर वो मालूम है तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। ये कंटिन्यूस होते हैं पूरे डोमेन में, सो कंटिन्यूस एवरीवेयर होते हैं ऑन आर, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम इनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें मॉडुलस फंक्शन की, तो वो चूंकि मॉडुलस फंक्शन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, मॉड ऑफ एक्स। अगर आप x माइनस 1 को करेंगे तो ये 1 पे इस तरह से बनेगा। तो कॉर्नर इसमें आता है, तो कॉर्नर के लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं एक एक पॉइंट पे। जैसे ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट का डेरिवेटिव अलग और राइट का अलग। इसी तरह से ये जो फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो इसमें हमें देखना है कि कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 0 पे नहीं है, ये 1 पे नहीं। तो हम ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। फंक्शन कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स 0 एंड 1, सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल दो पॉइंट पे नहीं होगा, 0 एंड 1। कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, मान लीजिए मॉडुलस फंक्शन x प्लस 1 होता, तो ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी कंटिन्यूस एवरीवेयर हो। So this is your question number 5. Move to next question. अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A is a square matrix of order 2, तो ऑर्डर 2 की आपकी कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2 by 2 की है, तो इसका ऑर्डर 2 है, एंड सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 है। तो आपसे पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 4 into adjoint of A,
तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल याद रखना है। तो रूल क्या है कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट के अंदर इसको आप इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4 raised to the power n, n मतलब डिग्री, ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, इस 4 की पावर n, n यहाँ पे हमारे पास 2 है इस केस में, तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, और साथ में ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा, तो यानी 4 की पावर 2 पहले बाहर आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है ए का डिटर्मिनेंट पावर n-1, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे n जो है वो ऑर्डर है, तो 4 की पावर 2 इंटू, ये आपको दे रखा 4, तो 4 की पावर 2-1, तो ये 16 इंटू 4 दैट इज 64, इसलिए ये 64 हो गया। तो रूल आपको दो याद रखने हैं यहाँ पे, आंसर तो इसका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्या क्या याद रखना है, अगर आप देखें तो इस तरह का अगर कभी है 4 इंटू या 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 2 की पावर आएगा, ऑर्डर जो भी लिखा हुआ है ऑर्डर लेके बाहर आ जाएगा, और जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है वो ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, where n is the order of the matrix। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। सो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ई एंड एफ जो है वो इंडिपेंडेंट। सो अब इंडिपेंडेंट का मतलब समझना है पहले। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट जब होते हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई इंटू पी एफ के बराबर हो जाएगा, यही रूल। तो जो मल्टीप्लीकेशन रूल है उसमें ये चेंज आ जाता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी इंटू पी एफ हो जाएगा, कब, जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तब। इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू दी है, देखिए 2/3, और पी एफ की जो वैल्यू है वो 3/7, और पूछा है कि पी ई अपॉन एफ नॉट क्या होगा। तो अगर हम फॉर्मूला देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, वो कहता है कि जब आप ये यूज करेंगे, यानी एफ नॉट हो चुका है यहाँ पे, तो इसको हम देखें तो हम लिख सकते हैं इसको पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट अपॉन पी एफ नॉट। तो ये वैल्यूज आप अगर यहाँ पे डाल देंगे तो ये चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा सिंपल पी ई इंटू पी एफ नॉट डिवाइडेड बाई पी एफ नॉट। तो यहाँ पे पी एफ नॉट आपका चला गया, तो पी ई कितना है 2/3, तो 2/3 ही आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, फंक्शन देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं तो पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 3x² माइनस 3, इसको 0 करना पड़ेगा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 तो 0 है नहीं, तो x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट आपका ये आ गया। इंटरवल आपके पास है 0 एंड 2, एक पॉइंट आपके पास इस इंटरवल का आ गया 1, तो आपके पास 3 पॉइंट हो गए 0, 1 एंड 2। -1 को हम इग्नोर करें, छोड़ देंगे क्योंकि इसमें है नहीं, इसलिए इस इंटरवल में नहीं है। अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम अपने फंक्शन की जो वैल्यू f0 एक बार निकाल लेते हैं, तो x की जगह 0 डाल देंगे, तो 0 माइनस 0 प्लस 2, तो ये तो 2 आ गया। एक बार f1 देख लेते हैं, 1 डालेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, ये 0 आ जाएगा। इसके बाद f2 निकाल के देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 माइनस 6 प्लस 2, तो ये 10 माइनस ये 4 आ गया। तो यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी वो 4 है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका
सी ऑप्शन करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर अगर आप देखें तो वो है 3/3। तो हम ऑर्डर नोट कर लेते हैं। बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/1, 3 रोज 1 कॉलम। और सी जो मैट्रिक्स है, सी को देखें तो उसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है। अब हमारे पास जो रूल है वो ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए और बी को, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आप चेक करेंगे किस तरह से। मान लीजिए आप पहले रूल समझ लेते हैं। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मान लीजिए m/n। अगर हमें इसको बी के साथ मल्टीप्लाई होना है तो अब आपको क्या देखना है, इसके कॉलम्स को देखना है और इसके रोज को देखना है। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है n, ये इसकी रोज के बराबर होने चाहिए, बाकी कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसके कॉलम और इसके रोज बराबर होने चाहिए। अब यहाँ आप देखिए कि इसमें जो कॉलम्स हैं 3 हैं, इसमें रोज 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ए बी तो पॉसिबल है। तो अगर ए बी हमारे ऑप्शन में है तो ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। ए और सी का देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, हो नहीं सकता। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये आपका बी सी हो सकता है। तो बी सी का ऑप्शन कहीं है नहीं इसमें, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ओनली ए बी। ए बी हमारा डिफाइन हो सकता है। तो फर्स्ट के कॉलम देखने हैं और सेकंड के रोज देखने हैं, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड, तो ये आपका ये रूल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो फिर से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2^1/x है अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू k इंटू 2^1/x प्लस c, ऐसा दिया है। तो पूछा आपसे कि k क्या होना चाहिए। तो अगर हम इस पार्ट को देखें, इसके इंटीग्रेशन के पार्ट को, यानी 2^1/x अपॉन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा। 1/x को हम t ले लेंगे, दिस विल गिव यू -1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करेंगे 1/x को तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो गया और ये 2 की पावर यहाँ पे, इसको t लिया आपने, 2 की पावर t dt हो जाएगा। ये पूरा बाकी हट गया, 2 की पावर t dt, ये इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। तो जब इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पे, तो अभी हमें देखना है कि इसका इंटीग्रेशन हम पहले लिख लेंगे और इंटीग्रेशन लिखने के बाद हम देखेंगे कि ये k इंटू 2 की पावर 1/x प्लस c है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे क्या होना चाहिए, k को क्या होना चाहिए, जो कि इंटीग्रेशन हम इसका देख करें तो ये 2 की पावर t तो 1/x है ही, तो 2 की पावर t dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आप देखें तो इसका ये ए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप देखें तो ये यहाँ से सिंपल समझना है। जब आप d/dx ऑफ 2 की पावर x करते हैं तो ये 2 की पावर x इंटू log 2 आता है। तो यही चीज़ आपकी जाएगी डिनोमिनेटर में, जब आप यहाँ पे लेके जाएंगे, यानी इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये log 2 जो है वो नीचे पहुंच जाएगा सिंपल। तो इसलिए ये -1/log 2 जो है इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए हैं और इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे पास 10 क्वेश्चंस ये हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो डिस्कशन हो जाए उसका। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि एंटी डेरिवेटिव की बात होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे एंटी डेरिवेटिव की बात जरूर ध्यान में रखनी है।
जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इसी क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में बात करें, मैंने कहा कि -1/log 2 होना चाहिए यहाँ पे, और ये 2 की पावर x होना चाहिए। अगर हम इस वाले हिस्से को देखें, इतना अगर हम देखें, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लिखें, d/dx करें इसका, तो सिंपल देखिए क्या होगा, -1/log 2 तो ये है ही, और 2 की पावर x का जब आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 2 की पावर x आएगा और इंटू log 2 आ जाएगा। तो log 2 आपका कैंसिल होगा और -2 की पावर x dx, ये आ जाएगा इस तरह से। ये कहने का मतलब है, यही हम देख रहे थे कि हमारे पास जब हमने किया 2 की पावर t dt आ गया, माइनस साइन बाहर से था, -2 की पावर t और ये dt, तो इसी फॉर्म में ये आ गया। तो इसका ये आपको मिला इस तरह से। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो हमारा ये आ जाएगा, और इस वाले का डेरिवेटिव ये 2 की पावर x आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर t dt का जो एंटी डेरिवेटिव है वो ये है। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू थी वो -1/log 2 होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपको क्लियर होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।